हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस पर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करने में व्यस्त होंगे। तो आज की ये क्लास 11th वाले बच्चों के लिए बनाई गई है, क्योंकि ये जो चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, यहाँ से क्वेश्चंस हर बार क्लास 11th में पूछे जाते हैं और IIT और नीट में भी यहाँ से क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। तो ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, तो क्लास 12th की जो स्टार्टिंग करने वाले हैं वो बच्चे भी इस क्लास को जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि 11th में बहुत से बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं और क्लास 12th में आ चुके हैं, वो स्टार्टिंग करना चाहते हैं। तो इस क्लास को जरूर देखें, क्योंकि इस क्लास के अंदर यूनिट एंड मेजरमेंट एंड डायमेंशन इनकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्लास 12th में जहां फॉर्मूले आएंगे वहां पे उनका मात्रक आना चाहिए, उसकी विमा निकालना आना चाहिए। तो आज की इस क्लास के अंदर हम इन सभी बातों को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं तो सबसे पहली यूनिट जो है हमारी वो है यूनिट एंड मेजरमेंट, जो कि चैप्टर का नाम भी है, मैंने बता दिया। ठीक है, और इसी के साथ आप लोगों को पता है कि ये जो क्लास है सेशन 2026 और 27 में, जो 2026 और 27 में एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उन बच्चों के लिए होने वाली है। ठीक है, ये यूजफुल किन बच्चों के लिए ये वाली क्लास जो है, तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो क्लास है वो आप लोग यूपी बोर्ड वाले बच्चे देख सकते हैं, इसको MP बोर्ड वाले बच्चे देख सकते हैं और बिहार बोर्ड वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं। ये सब में काम आएगी। ठीक है, सबके लिए यूजफुल होने वाली है ये क्लास। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे भौतिक राशियां क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको इस चैप्टर में भौतिक राशियों के बारे में पता होना चाहिए क्या होती हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, भौतिक राशियां तो ऐसी राशियां जिनका मापन संभव हो। क्या? ऐसी राशियां जिनका मापन संभव हो और भौतिक उपकरणों द्वारा, यानी कि फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो मेजर किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि लेंथ को किससे नापते हैं, तो एक स्केल होता है। लेंथ को किससे नापते हैं? एक स्केल होता है, उससे मेजर करते हैं। मैं करंट की बात करूं, करंट को किससे मेजर किया जाता है? तो करंट को अमीटर से मेजर किया जाता है, जो कि एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है, भौतिक उपकरण है। अगर वोल्टेज की बात करूं तो वोल्ट मीटर बनाया गया है। तो ये सारे डिवाइसेस बनाए रखे हैं, इनके उपकरण बना रखे हैं किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो स्पीड को मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर बनाया रखा है, जिसको हम ओडोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस बात को हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपने शब्दों में कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो ऐसी राशियां लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसी राशियां जिनका मापन बोले तो मेजरमेंट, जिनका मापन संभव हो तथा भौतिक उपकरणों द्वारा यानी कि फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर होना चाहिए। ठीक है, भौतिक उपकरणों द्वारा मापन संभव, भौतिक उपकरणों द्वारा भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे मैं अगर आपको बात करूं, एग्जांपल से समझाऊं इसको मैं, तो अगर एग्जांपल की बात करूं, जैसे अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे धारा, तो धारा को मेजर करने के लिए एक डिवाइस बनाई गई जिसको हम कहते हैं अमीटर। क्या कहते हैं? अमीटर कहते हैं। जिस तरीके से विभवांतर को नापने के लिए, विभवांतर को मेजर करने के लिए क्या बनाया गया है भाई? विभवांतर को बताइए क्या बनाया गया है? तो पोटेंशियोमीटर कह सकते हैं जिसको हम। ठीक है, विभव मापी। ठीक है, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं स्पीड, चाल को नापने के लिए क्या बनाया गया है? तो स्पीड को मेजर कौन करता है? स्पीडोमीटर।
ये सारी की सारी डिवाइस बनाई गई हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आती है कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। ऐसी राशियां जिनका मापन फिजिक्स में संभव है, जिनको भौतिक उपकरणों द्वारा, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जाता है, उनको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर है? दो फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मेजर टू फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जिन क्वांटिटीज को मेजर किया जाता है उनको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। शॉर्ट में हम इसको पीक्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर मैं कहीं पे लिखूं पीक्यू तो आप समझ जाएंगे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बताऊं तो इसका एक यहाँ पे फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है। अगर मैं बताऊं यहाँ पे तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है। यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला होता है, भौतिक राशि इक्वल टू होता है इसका परिमाण इंटू मात्रक, यानी कि पी क्यू इक्वल टू, परिमाण का मतलब यहां पे होता है अंक, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। तो बेसिकली परिमाण और मात्रक, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है? फिजिकल क्वांटिटी के बराबर है। किसके बराबर है? फिजिकल क्वांटिटी के बराबर है। सर ये बात कैसे? तो मैं इसको अभी आपको एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। देखिए, जैसे कहीं पर मैंने इस तरीके से लिखा, कहीं पर मैंने लिखा यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा F इक्वल टू 5 न्यूटन। क्या लिखा? F इक्वल टू लिखा मैंने 5 न्यूटन। तो इस बात का क्या मतलब है? यहाँ पे इस बात का क्या मतलब है? तो 5 यहाँ पे क्या है बच्चों? तो 5 यहाँ पे होगी न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होगी? न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। और इसी को हम लोग कह देते हैं सॉफ्ट में, क्या कह देते हैं? मैग्नीट्यूड। क्या? परिमाण। तो परिमाण शब्द का मतलब भी यहाँ पे यही होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। जो डेटा दे रखा था उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो एन है ये क्या है? यूनिट है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो ये क्या होगी? इसकी यूनिट। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है? एफ के। तो एफ यहाँ पे क्या हो गया? एफ यहाँ पे हो गया पी क्यू, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। तो बल कैसी राशि है? बल एक भौतिक राशि हो गई। क्या है? भौतिक राशि हो गई। तो जितने भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उनमें जो डेटा दे रखा होता है तो उनमें बेसिकली सारी की सारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिक्स के अंदर सारी की सारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। आगे अभी हम देखेंगे भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी को आगे डिफाइन किया गया है कि दो तरीके से डिफाइन किया जाता है, एक दिशा के आधार पर, एक निर्भरता के आधार पर। और दिशा के आधार पर भी दो प्रकार की होती हैं राशियां, और निर्भरता के आधार पर भी कितने प्रकार की होती हैं? तो निर्भरता के आधार पर 3 प्रकार की होती है। उनको हम आगे समझते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि यहां तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए सबसे पहले समझते हैं भौतिक राशियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं। सॉरी, दो भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी दिशा के आधार पर, बेस्ड ऑन डायरेक्शन। दूसरी होती है डिपेंडेंसी, निर्भरता के आधार पर, ठीक है। तो 2 तरीके से होती हैं। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर ये जो है दिशा के आधार पे, तो दिशा के आधार पे कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कितने? 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं निर्भरता के आधार पे, तो निर्भरता के आधार पे ये 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं। अभी मैं आगे दिखाता हूं आपको। तो ये बात आपको याद रखनी है, 2 प्रकार की दिशा के आधार पर, 2 प्रकार की निर्भरता के आधार पर, 3 प्रकार की, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं दिशा के आधार पर। तो दिशा के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं, एक होती हैं अदिश राशियां, एक होती हैं सदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो अदिश राशियां क्या होती है, सदिश राशियां क्या होती है, इनमें हम बेसिकली डिफरेंस समझ लेते हैं। अभी मैं आपको जब आगे पढ़ाऊंगा तो ये अपने आप में एक चैप्टर है, तो मैं वहां पे बहुत अच्छे से डिफाइन करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको इतना बता देता हूं जिससे आपसे अगर कोई जनरली पूछ ले तो आप बता पाए कि स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं अदिश राशियां क्या होती हैं। कि ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए बेटा परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण। परिमाण बोले मैंने अभी समझाया, न्यूमेरिकल वैल्यू की आवश्यकता होती है। इसमें दिशा का उपयोग नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो ऐसी राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, दिशा की नहीं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं, ठीक है। और इन्हें गणित के साधारण नियमों द्वारा घटाया या जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए इस बात को मैं यहां पे लिखता हूं, इससे आपको चीजें समझ में आएंगी।
चलिए, तो सबसे पहले मैं इसको पॉइंट्स को यहां पे लिखता हूं कि ऐसी राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण की आवश्यकता पड़ती है। परिमाण बोले तो मैग्नीट्यूड, परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, दिशा की नहीं। अदिश राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बच्चों? अदिश राशियां कहलाती हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए, अब ये अदिश राशियां यहाँ पे ये कहलाती हैं, इसका क्या मतलब है भाई? यहाँ पे अदिश राशियां क्या कहलाती हैं? ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट याद रखना है, इन राशियों को अदिश राशियों को गणित के साधारण नियमों से जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है, इन्हें राशियों को गणित के साधारण नियमों से जोड़ा या घटाया जा सकता है। अब मैं अगर बात करता हूं यहाँ पे इसके एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया आपको, जैसे ऐसी कौन कौन सी राशियां हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे एग्जाम्पल के, तो यहाँ पे ऐसी कौन कौन सी राशियां हैं। तो जैसे अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे चाल हो गया हमारे पास, लंबाई हो गया, आयतन हो गया, ठीक है, द्रव्यमान हो गया। ठीक है, इस तरीके से ऐसे बहुत सारी राशियां हैं। ठीक है, याद रखना है। अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा क्या, कि ये राशियों को गणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसका बात का क्या मतलब है? तो इस बात का मतलब इस तरीके से समझिए, मान लीजिए प्यारे बच्चों कि यहां से मैं आपको समझाता हूं, ये कोई एक कंटेनर है, और इसके अंदर मान लो कि 5 केजी चावल है। कितना बच्चों? 5 केजी चावल है। ठीक है, अब 5 केजी चावल है, तो मैंने क्या किया कि इसके अंदर 2 किलो चावल और फिर डाल दिया इसके अंदर। कितना? 2 किलो चावल और डाल दिया। तो मैं अब आपसे पूछूंगा, बताओ बच्चों इसके अंदर कुल कितना चावल हो गया, टोटल कितना अमाउंट हो गया? तो आप कह दोगे भैया टोटल कितनी क्वांटिटी है इसके अंदर? तो टोटल की अगर मैं बात करूं तो आप कह दोगे 5 वो और 2 ये, तो ये हो जाएगा 7 केजी। तो आपने देखा कि 2 किलो चावल मैं इधर से डालूं चाहे उधर से डालूं, भैया आ तो कंटेनर जाके गिरेंगे कहां पे? कंटेनर में जाके। तो टोटल कितना हो जाएगा? 7 केजी हो जाएगा। तो भाई बेसिकली क्या है कि अदिश राशियों में हमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी एंगल की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप किस एंगल पे किस चीज को कहां पे डाल रहे हो या ऐड कर रहे हो, जोड़ रहे हो, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, आप कहीं से भी डालो, टोटल अमाउंट वही आएगा जो आएगा। तो ऐसे तो करते 2 + 2 कितना होता है? 4 होता है। 2 + 2 5 तो नहीं होता। बट जब सदिश राशियां पढ़ेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस नजर आएगा आपको। यहाँ पे गणित के साधारण नियमों द्वारा इनको इस तरीके से नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अदिश राशियां समझ में आ गई होंगी कि ऐसी राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। दूसरा पॉइंट, अदिश राशियों गणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। एग्जाम्पल भी आपको मैंने देके समझा दिया। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं सदिश राशियों की, कि सदिश राशियां क्या होती हैं। अगर मैं बात करूं सदिश राशियों की, तो सदिश राशियां क्या कहती हैं कि ऐसी राशियां, लिखेंगे ऐसी राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए, क्या? जिनको प्रदर्शित करने के लिए
परिमाण, परिमाण प्लस दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। परिमाण प्लस दिशा की आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता पड़ती है। क्या कहलाती है भाई? सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती है। परिमाण की भी आवश्यकता पड़ेगी और दिशा की भी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपको यह बात याद रखना है कि इनको सदिश राशियों को गणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ा व घटाया नहीं जा सकता। भैया यहां पे गणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ा व घटाया नहीं जा सकता। ठीक है भाई, इस बात को आपको याद रखना है। जैसे अगर मैं बात करता हूं एग्जाम्पल, सबसे पहले इनके एग्जाम्पल देते हैं कि एक्स से कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं यहाँ पे, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करता हूं, जैसे कि हो गया आपका वेग, वेग, संवेग, आवेग, जिसमें वाह आ रहा है। देखो, वेग, संवेग, आवेग, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब सर यहाँ पे ये वाली सदिश राशियों गणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ा व घटाया नहीं जा सकता। तो बेसिकली सदिश राशियां जो हैं ये डिपेंड किस पे करती हैं? ये करती है किस पे? एंगल पे। किस पे डिपेंड करती हैं? एंगल पे डिपेंड करती हैं। सर कैसे? जैसे मैं अगर आपसे पूछूं भाई कि मान लो कि ये हमारा सरफेस है और इस पे कंटेनर रखा हुआ है इस तरीके से, और एक पर्सन आया और इस पे फोर्स लगाया, इस पे फोर्स लगाया, इसने F1 फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, और दूसरा पर्सन आया भैया और हमने उससे कहा भाई साहब ये हमारा जो कंटेनर है जमीन में धंस गया है, इस पे फोर्स लगा दो। तो भैया वो फोर्स, उसने फोर्स लगाया यहाँ पे, तो भैया उसने इधर से फोर्स लगाया F2 लगाया, यहाँ से कितना 5 न्यूटन उसने भी लगा दिया। तो मैं आपसे बोलूं कि टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, तो F टोटल कितना हो जाएगा? अगर F टोटल की बात करूं तो 5 + 5, तो ये हो गया 10 न्यूटन। क्लियर है? क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है। क्या? दोनों फोर्स किसमें? सेम डायरेक्शन में, इसलिए। लेकिन इसके उल्टा इधर देखिए, मान लो कि सरफेस ये है, इधर तो लगाया आपने F1 5 न्यूटन, और एक आया भैया, एक पर्सन दूसरे पर्सन से बोला भैया कि तू भी इधर फोर्स लगा दे, हमें निकालना है। वो बंदा निकला मूर्ख और उसने फोर्स लगाया भाई इधर, निकालना है इधर, उसने लगाया फोर्स कहां से? इधर से लगाया। मान लो उसने फोर्स लगाया F2 ऊपर की तरफ, वो लगाया 5 न्यूटन। कितना लगाया? 5 न्यूटन। तो क्या होगा भैया? क्या होगा बताइए? तो भैया ये जो है यहाँ पे इनका वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि cos 90 हो जाएगा। क्या बच्चों? ये फोर्स इधर, ये परपेंडिकुलर, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो फोर्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगी? 0। क्लियर है? फोर्स क्या हो जाएगी? ये कभी निकाल पाएगा इसको? कभी इसको निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। तो इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे तो एंगल की एंगल को हम देख रहे हैं, बट यहाँ पे एंगल नहीं देख रहे थे। यहाँ पे मैं चावल इधर से डालू, इधर से डालू, किधर से भी डालू, लेकिन यहाँ एंगल नहीं देख रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम एंगल देख रहे थे, क्योंकि सदिश राशियों को भाई सदिश नियमों के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है? याद रखना है इस बात को। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे निर्भरता के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं। तो निर्भरता के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं: मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। ठीक है? तो सबसे पहले समझ लेते हैं मूल राशियां क्या होती हैं। ठीक है? तो इस बात को आपको याद रखना है। सबसे पहले क्या, एक तो हम बात करेंगे मूल राशियों की, दूसरी करेंगे व्युत्पन्न राशियों की, और तीसरी करेंगे हम पूरक राशि यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है। तो इनकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं मूल राशियां क्या होती हैं। तो मूल राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां, भाई अब ये बताऊं, जिनके अंदर पूरी फिजिक्स समाहित है।
संपूर्ण भौतिक विज्ञान समाहित है, उनको हम क्या कहते हैं भैया? मूल राशियां कहते हैं। ठीक है, यानी इन्हें किसी के द्वारा नहीं बनाया गया, ये तो भैया मौजूद हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे चलिए पॉइंट्स लिखेंगे भैया यहां पे। पहला पॉइंट, ऐसी राशियां जिनमें संपूर्ण भौतिक विज्ञान समाहित है। ठीक है, जिनमें संपूर्ण भौतिक विज्ञान समाहित है, उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? तो उनको हम लोग कहते हैं क्या? उनको हम लोग कहते हैं मूल राशियां। ठीक है, मूल राशियां अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, यानी कि मूल राशियां किसी और राशियों पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, मूल राशियां स्वयं से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है भाई, मूल राशियां स्वयं से मिलकर बनी होती हैं। और मूल राशियां जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? तो ये जो है ये होती है कितने प्रकार की? यह राशियां 7 प्रकार की होती हैं। 7 प्रकार की होती हैं। ठीक है, 7 राशियां होती हैं। ठीक है, चलिए देखिए, 7 होती हैं मूल राशियां। कितनी होती हैं? 7 होती हैं। अब ये 7 भौतिक राशियां अगर आपने याद कर ली तो समझो पूरी फिजिक्स के अंदर अब जो अन्य राशियां होंगी उन 7 राशियों से मिलकर ही बनी होती हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, मैं यहां पे आपको इनको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, देखिए भाई, सबसे पहले यहां लिखेंगे हम भौतिक राशि, यहां पे लिखेंगे मूल राशियां। मूल राशियां जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, और दूसरे को हम कहते हैं, और दूसरे को हम क्या कहते हैं? यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? यहां लिख रहा हूं मैं संकेत, इनके संकेत। और यहां लिख रहा हूं मैं इनके मात्रक। इनके मात्रक कौन कौन से होंगे? मात्रक बोले तो यूनिट। ठीक है भाई, तो देखिए ध्यान से, तो 7 भौतिक राशियां होती हैं, 7 मूल राशियां होती हैं। अब उनको हम लोग यहां पे देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पे, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहां पे लंबाई, जिसको हम कहते हैं लेंथ। ठीक है, दूसरी हमारे पास द्रव्यमान, जिसको हम कहते हैं मास। तीसरी मूल राशि कौन सी होती है? समय, टाइम। धारा, करंट।
और पांचवी होती है हमारे पास ताप, टेम्परेचर। छठवीं हमारे पास कौन सी होती है? ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। इसको हम क्या कहते हैं? इल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इल्यूमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी भी कहते हैं किसी किसी बुक में, ठीक है। और एक होती है हमारे पास पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब मैं बात करूंगा इनके संकेत। संकेत कौन कौन से होते हैं यहाँ पे? तो संकेत की बात करूं तो लंबाई का जो मात्रक संकेत होता है वो क्या होता है? एल होता है। क्या होता है? पहले मैं मात्रक की बात करता हूं। लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, मीटर। और इसका सिंबल की बात करूं तो ये होता है एम, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है किलोग्राम, किलोग्राम। और सिंबल की बात करूं तो सिंबल होता है इसका क्या? केजी। उसके बाद समय, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड, सेकंड। और इसका सिंबल की बात करूं तो एस। धारा का मात्रक क्या होता है? तो धारा का मात्रक होता है क्या? बताइए, एम्पियर, एम्पियर। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्या सिंबल होता है इसका? आई। क्या होता है? आई, ठीक है। टेम्परेचर का मात्रक क्या होता है? तो केल्विन, सिंबल होता है के। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? यहां पे बताइए, कैंडेला, कैंडेला। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सीडी से, सिंबल क्या होता है? सीडी। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, मोल। और सिंबल में अगर मैं बात करूं तो इसको लिखते हैं MOL। मात्रक लिखेंगे तो MOL ही लिखेंगे, सिंबल में सिर्फ ओनली MOL लिखेंगे, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है। अब ये 7 भौतिक मूल राशियां अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं तो इनकी हेल्प से फिजिक्स के अंदर जितनी भी यूनिट्स होंगी वो इन्हीं की हेल्प से मिलकर बनेंगी। मैं इस चीज को यहाँ पे अभी आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको याद रखना है इनको, लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। मात्रक की बात करूं तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल। और इनके सिंबल्स याद रखने हैं, ठीक है। अगर आपने ये 7 याद कर ली तो अब दुनिया के अंदर जितनी भी यूनिट्स होंगी वो इन्हीं से मिलकर बनेंगी यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। तो अब बात कर लेते हैं व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, ऐसी राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी रहती हैं उनको हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। नाम से क्लियर हो रहा है व्युत्पन्न, यानी कि उन्हें उत्पन्न किया जा रहा है किसी के द्वारा। तो किसके द्वारा इन्हें उत्पन्न किया जा रहा है? तो मूल राशियों के द्वारा। किसके द्वारा? मूल राशियों के द्वारा। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको मूल राशियों की सहायता से मिलकर बनाया जाता है उनको हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। इस बात को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ऐसी राशियां जिनको मूल राशियों की सहायता से बनाया जाता है व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा, देखिए ध्यान से। अब इनका एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्षेत्रफल, मैंने लिखा यहाँ पे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? मैं आपसे पूछूं क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कह दोगे सर लंबाई इंटू चौड़ाई, हाँ या ना? यस सर, यही फॉर्मूला होता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, लंबाई को आप किस में मेजर करोगे? मीटर में। किस में मेजर करोगे? मीटर में। तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर। और चौड़ाई को भी किस में मेजर करोगे? किस में मेजर करोगे? मीटर में। किसमें? मीटर में, मीटर में। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये बताओ कि देखिए मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो क्या मीटर जो है हमारा
क्या इसमें आ रहा है मीटर? फंडामेंटल क्वांटिटीज में आ रहा है, मूल राशियों में है लंबाई, तो हाँ मीटर है सर ये रहा। तो यानी कि देखो ये है किससे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मीटर किस में आ रहा है? मूल राशियों में आ रहा है। तो यानी कि ये दोनों मिलकर क्या बना? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसी राशि होगी? तो क्षेत्रफल हमारी व्युत्पन्न राशि होगी। कैसी राशि होगी? व्युत्पन्न राशि होगी। कैसी राशि होगी? व्युत्पन्न राशि होगी। बात समझ में आ रही है? यानी कि मीटर भी मीटर कैसी है? फंडामेंटल, मूल राशि है, और ये भी मूल राशि है। तो मूल राशि से मिलकर क्या बन गया? क्षेत्रफल बन गया। तो क्षेत्रफल यहाँ पे हमारी क्या हो गई? व्युत्पन्न राशि हो गई, ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गई। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिया यहाँ पे, मान लो मैंने लिया यहाँ पे आयतन, आयतन ले लिया। तो आयतन क्या होता है? तो ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो भाई तीनों का अगर मात्रक लंबाई को किसमें मेजर करोगे आप? मीटर में। इसको किसमें मेजर करोगे? मीटर में। और हाइट को भी किसमें मेजर करोगे? मीटर में। तो ओवरऑल यहाँ पे देखें ये क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब। तो ये तीनों की तीनों क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है कि नहीं है? मूल राशियां है कि नहीं है? कि है सर। तो आयतन कैसी क्वांटिटी हुआ? व्युत्पन्न राशि हुआ। यानी कि ये मिलकर तीनों किससे मिलकर बननी है? फंडामेंटल से ही तो मिलकर बनना है आयतन। तो आयतन हमारा व्युत्पन्न राशि होगी। क्या हो गया? व्युत्पन्न राशि। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पे, एक एग्जांपल और लेते थे। जैसे मैंने लिया यहाँ पे चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। तो मैंने अगर यहां से बोला चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो भैया अगर मैं यहां से बोलूं दूरी को किसमें नापोगे? मीटर में। ये तो मीटर आ गया। और समय का क्या मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो ध्यान से देखो इसमें, देखिए हमारे पास क्या पहले तो आ गया मीटर, मीटर भी आ चुका है भाई, फंडामेंटल में आ रहा है। और समय, समय का क्या है भाई? ये रहा सेकंड, तो ये भी फंडामेंटल आ रहा है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या आया? तो मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे फंडामेंटल। तो चाल कैसी होगी? हमारी व्युत्पन्न राशि होगी। कैसी राशि होगी? व्युत्पन्न राशि होगी। और चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे मैंने एक ले लिया यहाँ पे संवेग। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया संवेग। संवेग इसका क्या होता है फॉर्मूला? द्रव्यमान इंटू वेग। तो द्रव्यमान का मात्रक मीटर किलोग्राम, और संवेग का क्या होता है? संवेग यानी वेग और चाल, इन दोनों का मात्रक समान होता है, तो मीटर प्रति सेकंड। तो तीनों की तीनों जो क्वांटिटी है वो कैसी है भाई? तीनों की तीनों क्वांटिटी फंडामेंटल है। तो संवेग कैसी क्वांटिटी हो गया? तो संवेग हमारी व्युत्पन्न राशि हो गई। कैसी राशि हो गई? व्युत्पन्न राशि हो गई। तो उम्मीद है कि ये सारे एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे पूरक। पूरक राशियां कौन सी होती है? सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटी है ये दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की? दो प्रकार की होती हैं। एक होता है समतल कोण, एक होता है ठोस कोण। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं समतल कोण, बात करता हूं समतल कोण, तो समतल कोण क्या होता है? जैसे किसी समतल में बने कोण को हम समतल कोण कह देते हैं। क्या? किसी समतल में बने कोण को समतल कोण कह देते हैं। जैसे मान लो ये इसका सेंटर है, ये क्या है? इसका सेंटर ओ है। ये डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास? ये होगी हमारे पास आर। और मान के चलो ये जो पॉइंट है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चलता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चलता है। तो ये जो ए से बी तक के बीच में ये, इसको हम कहते हैं क्या? आर्क लेंथ। क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं चाप, इंग्लिश में बोलते हैं आर्क लेंथ। क्लियर है? तो किसी समतल में बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं? किसी समतल में बने कोण को, तो यहां लिख सकते हैं किसी समतल में बने कोण को समतल कोण कहते हैं। समतल कोण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। थीटा से प्रदर्शित करते हैं। मान लो कि यहां पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है जिसको मैंने कह दिया थीटा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका होता है कोण बराबर एंगल चाप, इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में आर्क लेंथ, बट्टे त्रिज्या, रेडियस। क्या बोलते हैं इसको हम? रेडियस। तो ये क्या है इसका फॉर्मूला?
ठीक है। तो अब यहां से बात करता हूं इसके यूनिट की। तो अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे यूनिट देखूं इसकी, प्यारे बच्चों यहाँ पे इसकी यूनिट देखूं तो चाप जो है हमारी वो भी एक लेंथ है, रेडियस क्या है हमारी वो भी एक लेंथ है। तो लेंथ से लेंथ कट जाएगी तो ये इसके मात्रक तो होना नहीं चाहिए, पर इसका मात्रक होता है। याद रखना पूरे फिजिक्स में यही दो ऐसी यूनिट है जिनका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखें तो मात्रक नहीं निकलेगा, लेकिन एक्चुअल में इनका मात्रक होता है। और इसका जो मात्रक होता है, इस बात को आपको याद रखना है, इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक, इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है क्या, रेडियन। क्या होती है, रेडियन। इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखोगे तो मात्रक नहीं निकलेगा। लेंथ, चाप जो है ये भी तो एक लेंथ ही है, ए से बी तक जाएगा तो डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है। और रेडियस क्या है, ये भी भाई रेडियस की यूनिट क्या होगी, ये भी मीटर में नापोगे, वो भी एक डिस्टेंस ही होती है। तो बेसिकली ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो कैंसिल आउट होकर 1 आना चाहिए, बट इसकी यूनिट होती है क्या, रेडियन। याद रखना फिजिक्स में सिर्फ दो ही ऐसी यूनिट है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखे तो मात्रक नहीं बनना है, लेकिन इसका मात्रक होता है रेडियन। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं ठोस कोण। ठोस कोण को यहाँ पे लिख दिया, इसको घन कोण भी कहते हैं हम लोग। क्या, घन कोण, घन कोण भी अब इसको कहते हैं। क्या होता है घन कोण, जैसे आप लोगों ने जन्मदिन सब लोगों का आता है, और जन्मदिन जब आता है तो सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो और जन्मदिन जब हम छोटे थे तो जन्मदिन पे हम लोग क्या करते थे, हमारी मम्मी जो है वो क्या लेके आती थी, हमारी टोप कैप लेके आती थी। और वो कैप कुछ इस तरीके से होती थी, याद हो तो आपको, इस तरीके से होती थी, इस तरीके से होती थी। अब ये कैप जो होती थी बेसिकली, ये जो है, अगर मैं सबसे पहले बात करूं घन कोण, तो किसी 3D में, क्या, किसी 3D में बनने वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। लिख सकते हैं 3D में, 3D में बनने वाले कोण को, बनने वाले कोण को घन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, घन कोण, घन कोण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ये जो होता है ऊपर का सरफेस, ये क्या होता है हमारे पास, गोल होता है। बिल्कुल 3D में देखेंगे तो कैसा होता है, गोल होता है। तो बेटा वहां से देखें तो यहाँ पे एक स्मॉल छोटा सा एंगल बनता है। क्या बनता है, एक छोटा सा एंगल बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, घन कोण। और इस सिंबल को हम कहते हैं ओमेगा। क्या कहते हैं, ओमेगा। एक छोटा सा एंगल बनता है जिसको हम कहते हैं ओमेगा, ठीक है, जिसको हम घन कोण के नाम से जानते हैं। अब भाई ध्यान से देखो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, घन कोण, घन कोण बराबर होता है गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल ये वाला शेडेड जो कर रखा है, और अपॉन त्रिज्या का वर्ग, त्रिज्या का वर्ग। यहां से भी डेफिनेशन बना सकते हैं कि किसी पृष्ठ के गोले के क्षेत्रफल और त्रिज्या के वर्ग के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ओमेगा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम, ओमेगा से। तो ओमेगा बराबर होता है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या है इसका फॉर्मूला, ये क्या है इसका फॉर्मूला। और इसके मात्रक की बात करूं तो इसका जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है क्या, स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन क्या होता है, इसका मात्रक होता है। क्लियर है मेरी बात, इस बात को आपको याद रखना है। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है कि भैया ये बताओ, प्लेन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, प्लेन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो प्लेन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं आपसे यहीं से पूछूं, भाई ध्यान से देखो, ये ए से, ये ए पॉइंट पे है, ये पॉइंट इनिशियल पॉइंट इसका ये, और लौट के इसी पॉइंट पर आ जाए तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बताइए। तो आप कह दोगे इसकी सर्कमफेरेंस कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। कितना, 2 पाई आर। तो थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या है, क्या है भाई, चाप। तो हमारे पास ये एक ए पॉइंट से चला, फिर से ए पॉइंट पे आ गया, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 2 पाई आर। और नीचे ऑलरेडी आर है, ये तो आर से आर कट गया, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 2 पाई आ गया। कितना आ गया, 2 पाई आ गया। तो समतल कोण का मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई होती है। कितनी होती है, 2 पाई। यानी एक चक्कर लगाएगा तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 2 पाई। कितना बनेगा, 2 पाई। इससे ज्यादा तो नहीं बनता, नहीं बनता। अब बात करते हैं यहाँ पे भैया, अगर मैं बात करूं इसकी, तो ध्यान से देखें इसको, अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो अगर मैं यहां से बोलूं इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू
ऑफ ओमेगा। ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और ऑलरेडी नीचे भी आर स्क्वायर है, तो कैंसिल आउट होने के बाद ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकल के आएगी? तो ये निकल के आएगी 4 पाई। ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकल के आई? 4 पाई। प्लेन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 4 पाई। तो उम्मीद है कि ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए तो आज की इस क्लास के अंदर मैंने क्या क्या डिस्कस किया एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, इसको समझा। भौतिक राशि का फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से बनती है, परिमाण शब्द का क्या मतलब होता है, इसको भी मैंने बताया। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। एक होती है हमारी दिशा के आधार पर, एक होती है निर्भरता के आधार पर। दिशा के आधार पर भी 2 प्रकार की होती हैं, अदिश राशियां, सदिश राशियां। अगर बात करता हूँ निर्भरता के आधार पर, 3 प्रकार की होती है, मूल राशियां और हमारी व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां, और उन तीनों को मैंने यहाँ पे ड्राइव कर दिया है। ठीक है, अदिश राशियां क्या होती हैं, सदिश राशियां क्या होती हैं, ये बता दिया यहाँ पे। और उसके बाद मैंने मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, पूरक राशियां, इन तीनों के बारे में भी चर्चा कर ली है। तो उम्मीद है कि ये वाली क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही होगी और आपको बेसिक से सारी चीजें समझ में आई होगी। और क्लास 12th की जो स्टार्टिंग कर रहे हैं बच्चे, वो बच्चे जरूर इस क्लास को देख लें, क्योंकि वहां अगर आप क्लास 12th में आ रहे हैं तो जहां फॉर्मूले आएंगे तो वहां आपको डायमेंशन निकालना आना चाहिए, उनका फॉर्मूले का ज्ञान होना चाहिए, उन यूनिट की नॉलेज होनी चाहिए, तो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए। तो उम्मीद है कि क्लास पसंद आई हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी की अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।